गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी पवन शर्मा और सबसे पहले नजर डालते हैं आज शाम तक की खास हेडलाइंस पर और फिर आपको बताएंगे उन खबरों के पीछे की कहानी। लद्दाख हिंसा के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को किया गया गिरफ्तार। एनएसए लगा लद्दाख से बाहर करेंगे शिफ्ट। उमर अब्दुल्ला ने कहा सोनम की गिरफ्तारी पर अफसोस, वादे करके क्यों मुकर जाती है केंद्र सरकार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर की खास बैठक की अध्यक्षता की। इंडियन एयरफोर्स का मिग 21 हुआ रिटायर, 65 साल की देश की सेवा। आईसीसी ने एशिया कप फाइनल से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को चेताया। 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी दी वार्निंग, एक की मैच फीस भी कटी। लद्दाख हिंसा के 48 घंटे के भीतर भीतर एक बड़ा एक्शन हो गया है। एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो खबर आ रही है, सोनम वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार किया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और बहुत जल्द उसे लद्दाख से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह सारा मामला जो है क्या और आगे आगे सोनम वांगचुक पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पवन जी, क्या लगता है? एनएसए के तहत तो जमानत भी नहीं होती है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत कम लगता है, तो क्या लद्दाख पुलिस और सीबीआई के पास ऐसे सबूत आ चुके हैं कि लद्दाख की हिंसा के पीछे कोई बाहरी ताकतें हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह का कदम जब उठाया जाता है तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उठाया जाता है। और सोनम वांगचुक का जो स्टेटमेंट्स रही हैं, जो उनका धरना प्रदर्शन था फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, हर डे में अलग अलग स्टेटमेंट आई हैं और उनके ऊपर भी संज्ञान लिया गया है। बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट थी जो भड़काने वाली थी, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स थी जिनको लगता कि ये दंगा भड़काने की पूरी तैयारी में है। और साथ में जो उनकी एनजीओ थी, जो पैसा बाहर से आ रहा था, उसके ऊपर भी जब जांच की गई तो लग रहा है कि ये पूरे का पूरा जो प्लान जिस तरह से नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ, तो ऐसी कोई बड़ी साजिश लद्दाख के अंदर थी जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इनके पास पूरा ऑलरेडी डोजियर तैयार हो चुका था कि ये कहां कहां पर इन्होंने क्या किया है। तो इस वजह से, और सोनम वांगचुक को भी पता चल चुका था, वो उसने स्टेटमेंट दी थी कल शाम को एक इंटरव्यू में कि मुझे पीएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया। पीएसए से भी बड़ा एक्ट होता है। अच्छा, बड़ी बात यह है बाबू जी कि अब जो है लद्दाख में आपको लगता है शांति बहाली हो जाएगी धीरे धीरे, या अभी भी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। सोनम वांगचुक के साथ साथ कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया था कल, और आज भी कुछ लोगों को लिया गया है। अब कहानी यह है कि आपका कारगिल और लेह दोनों वहां पर कर्फ्यू है, पूरी तरह से बंद है। और जो अपेक्स बॉडी लेह की है, उनको ये कह दिया गया है कि आप अगर प्रदर्शन की तैयारी में हैं, जहां प्रदर्शन करने की सोच भी रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार ने पूरा जो एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि लद्दाख और कारगिल के अंदर जिस तरह से शांति रहती है उसमें खलल नहीं डालने दिया जाएगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक्स्ट्रा कंपनीज को डिप्लॉय कर दिया गया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उनकी जो बैठक हुई है, उस बैठक में ये क्लियर किया गया है कि हम इस तरह की एजिटेशन के खिलाफ हैं जहां पर तोड़फाड़ हो, जहां पर आगजनी का मामला हो। हाँ, उन्होंने ये निंदा जरूर की है कि हमारे लोगों पर जो गोली चली है वो निंदनीय है कि इतने लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग घायल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब शांति की ओर लद्दाख बढ़ेगा, क्योंकि जो एजिटेटर थे जिन्होंने ये पूरा खाका तैयार किया था, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी बात यह है कि लद्दाख की हिंसा केवल हिंसा नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा है, क्योंकि लद्दाख के साथ 2 ऐसे देशों की सीमाएं लगती हैं जो दोनों एटॉमिक पावर्स हैं और कहीं ना कहीं उनकी हमेशा से नजर लद्दाख पर रही है। इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार और होम मिनिस्ट्री इसको बहुत ही सीरियसली ले रही है। इसमें एक चीज और भी थी, सोनम वांगचुक का एक बयान था जिसने कहा था, जिस 7th डे जब उनका प्रदर्शन का था, उसने कहा था कि हम यहाँ पर चीनीज को रोकने के लिए बैठे हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम बोलेंगे उनको आ जाइए, हम रास्ता आपको दिखाते हैं, दिल्ली कहां से जाए। जाहिर सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तारी भी तभी हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर। उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफसोस है कि सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार
वादे करके क्यों मुकर जाती है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? देखिए, वादे करके मुकरने की बात जो है वो उमर अब्दुल्ला ने तो जम्मू कश्मीर में अपनी जो जेके ड्यूटी के लिए उसके लिए भी कहा है। लेकिन सोनम की गिरफ्तारी, उन्होंने महराज की गिरफ्तारी और पीएसए का भी विरोध किया था। लेकिन अब शायद उमर अब्दुल्ला के सुर बदलेंगे जब उनको पता चलेगा कि एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मामला जब देश की सुरक्षा का हो उसके ऊपर आप फिर इस तरह के बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी उसी श्रेणी में आने का प्रयास कर रहे हैं जो एक्ट वहां पर लगा था। क्योंकि अगर मैं देशद्रोही हूं, मुझे गिरफ्तार किया जाता है, मेरे खिलाफ सरकार के पास ज्यादा सबूत हैं, आप मेरी पैरवी करते हो, इट मीन्स कि यू आर विद मी। तो ये कहानी है कि अब शायद बयान भी चेंज होंगे, और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने महराज मलिक का समर्थन किया था वो एक अलग मुद्दा है। पीएसए के तहत जो मुद्दा होना है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, उसमें कोई इतना बड़ा आपके ऊपर संगीन आरोप नहीं है। सिक्योरिटी एक्ट, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। आप दो देश ऐसे हैं जो बिल्कुल लद्दाख के साथ सटे हुए हैं, और आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि रास्ता हम दिखाएंगे, तो उसके मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला अपना स्टेटमेंट बदलेंगे। वही दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वो सोनम वांगचुक की तरह कोई एक्टिविस्ट नहीं है ताकि वो कहीं पर भी कोई भी बयान दे। और दूसरा, जिम्मेवारी उनकी भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनकी चुनी हुई सरकार है और उनके ऊपर भी जिम्मा सुरक्षा का है। अब बात सुरक्षा की थी तो जम्मू कश्मीर का फिलहाल गृह मंत्रालय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और इसीलिए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राजभवन में एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर की जो मीटिंग होती है, इससे पहले यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुआ करती थी, यूनिफाइड हेडक्वार्टर की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लोग शामिल हुए। और बड़ी बात यही थी कि जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा और बैठक हुई, जो बहुत अहम मानी जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, जो यूनिफाइड हेडक्वार्टर की बैठक होती है इसमें तमाम एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के डीजीपी और सेना के बड़े अधिकारी होते हैं। उसमें बॉर्डर से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा होती है, और जो हेडक्वार्टर कमांड का जो हेड करता है उसको पूरी डिटेल दी जाती है कि हमने क्या क्या तैयारी की है, हमारे आगे आने वाले दिनों में हम किस तरीके से देख रहे हैं। इस समय एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ज्यादा नजरें हैं, क्योंकि सीमा पार से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है। किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जीवित करने बहुत से ऐसे जिले हैं जहां से आतंकवाद खत्म हो चुका है, वहां पर फिर से आतंकियों के कैडरों को भेजा जा रहा है। वो एक प्रमुख मुद्दा है, और खास करके जम्मू डिवीजन के भीतर 3-4 ऐसे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बहुत ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी है, वो एक्टिव है, वो आए दिन वहां से इनकाउंटर से भाग निकलते हैं। तो यूनिफाइड हेडक्वार्टर में इन चीजों पर भी होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन एजेंसीज के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो हर जो अलर्ट होता है, जो सीमा पार से आने वाला कोई भी अलर्ट हो खुफिया एजेंसियों के पास, उसके ऊपर भी गहन चर्चा होती है। इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा आज अलग हो गया। यह हिस्सा था MiG-21 विमान। करीबन देश की सेवा 65 साल इस विमान ने की, और 1965 से लेकर जो हमने एयर स्ट्राइक्स किए थे पीओके में, वहां तक MiG-21 ने पूरी तरह भारतीय सेना का साथ दिया। बीच में कई बार इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया, मगर अल्टीमेटली MiG-21 को आज आखिरी उड़ान के साथ रिटायर कर दिया गया, अलविदा कर दिया गया। तो पवन जी, बहुत इमोशनल नॉस्टैल्जिक ऐसे वो होते हैं, देखिए, जिन पायलट्स ने उसको उड़ाया होगा उनकी यादें रह जाएंगी, उनकी यादें रह जाएंगी। और जिन पायलटों की जान चली गई, शहीद हुए इसको उड़ाते हुए, उनके घर वालों को आज लगेगा कि शायद जो उनकी डिमांड थी काफी समय से कि इसको अलग किया जाए, तो उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ये एक भारतीय फौज का, भारत के सुरक्षा का एक अहम हिस्सा था MiG-21। और इसमें एक चीज और भी थी कि MiG-21 को जब ज्यादा इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा था, तो आपको पता होगा पठानकोट में जो उस समय के जो एयर चीफ थे उन्होंने खुद इसको उड़ाया था, और साथ में जो हमारे जो एयर अफसर थे, जो पायलट थे, जो पाकिस्तान में कैद हुए थे, वो उन्होंने उसके साथ उड़ाया था। तो ये कहीं ना कहीं एक याद तो है कि भारतीय जो एयरफोर्स है वो मजबूत भी थी 21 से, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है बढ़ गई है तो नई चीजें आ रही है, बड़े बड़े ज्यादा विमान राफेल हैं। लेकिन जो नुकसान हुआ है MiG-21 में, बहुत ज्यादा क्रैश हुए थे, बहुत से यंग पायलट जो हैं जिन्होंने अपनी इसमें शहादत दी है। थोड़ा सा उन परिवारों को लगेगा कि हमारी जो डिमांड थी कि इसको चेंज किया जाए, समय बदलता गया, चला गया। तो चलिए, समय के साथ देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। खबर क्रिकेट से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप फाइनल में जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा उससे पहले चेताया है। यानी कि उन्होंने उनको ये कहा है कि आप कोई भी सियासी बयान
मैच से पहले या मैच के बाद नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर आईसीसी ने स्ट्रिक्टनेस पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भी दिखाई है। 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साफ तौर पे कहा गया है कि ग्राउंड के अंदर या मैच के दौरान कोई भी ऐसा इशारा जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक हो नहीं करेंगे, और हैरिस रऊफ की फीस भी काटी है पिछले मैच को लेकर। और देखिए, एशिया कप जो था इसमें भारत और पाकिस्तान के मैच होना आपस में ये पहले से ही विवादों में रहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पे है और आप उनके साथ मैच खेल रहे हैं। और चलो उसके बाद एक इंटरनेशनल क्रिकेट के माध्यम से बयान भी आया कि ये बहुत जरूरी था खेलने के और लिए। इस बार तो 3 मैच हो गए एक ही तो टूर्नामेंट और एक ही तीसरा टूर्नामेंट होगा, में 2 तीसरा हो गए। में 2 हो गए, तीसरा होने वाला है। लेकिन मैच जब चल रहा था उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करती थी ऑपरेशन सिंदूर को। तो वो चीजें जो थी उसे लेकर आईसीसी ने सख्त रवैया अपनाया है। और जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं उनको भी ये कहा कि जिस तरह की पहले बयानबाजी हुई है कि आप इनसे परहेज करिए, आप प्लेयर हैं, प्लेयर की हैसियत से खेलिए, ना कि आप सियासत करिए। खेल को खेल की तरह लीजिए, खेल को पॉलिटिकल ग्राउंड ना बनाइए। और ना ही दोनों देशों की सेनाएं नहीं खेल रही, खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसलिए सेना के इशारे सेनावर छोड़िए। तो फिलहाल बीटीएच की खबरों में इतना ही। अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। देश से ऊपर कुछ नहीं है, और जब बात देश की आती है तो फिर खित्ते और धर्म और आपकी अपनी मांगें बहुत छोटी रह जाती हैं। इसलिए तिरंगे के नीचे आइए, एकजुट रहिए और बात देश की करिए। शायद ये मैसेज सबके लिए बेहतर होगा, लाउड एंड क्लियर होगा। तो यही था आज का ज्ञान और यही था आज का बीटीएच। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।